हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। हमने मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट कर रखा है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य और हमने किसके बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप वीडियोस में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और पहले आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि आप सीरियल वाइज सब कुछ करके चलोगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठता रहेगा कि पहले कौन सा राजा आया, कैसे क्या हुआ। तो प्लीज़ आप सीरियल वाइज ही चलना, ठीक है। तो आप पहले उस वीडियो को देखो और बाद में आप अशोक के बारे में पढ़ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में पढ़ना। तो मैं आपको ये पहले बताना चाहती हूँ कि जो ये अशोक के बारे में, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अशोक से एक आधा क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। चाहे उसके अभिलेख के बारे में हो, चाहे उसकी लाइफ के बारे में हो, तो हर एग्ज़ाम के बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि अशोक के फादर का क्या नाम था, बिंदुसार था, ठीक है। और बिंदुसार के बाद कौन बना राजा मौर्य साम्राज्य में, अशोक, ठीक है। तो अशोक का जन्म, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो अशोक का जन्म कब हुआ था बच्चों, 304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म हुआ था, ठीक है, 304 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था। तो ऐसा सुनने को मिलता है और ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि जो अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 मीन्स की 99 भाइयों की हत्या करी थी, ठीक है बच्चों। तो बौद्ध ग्रंथों में ऐसे सुनने को मिलता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करी थी। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईस्वी में अशोक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 304 ईस्वी में अशोक का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, और 269 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब कि 261 ईस्वी में उसने, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है बच्चों। 269 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। 261 में उसने अपने जो अभिषेक के 8वें वर्ष ही उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था, हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्लियर आपको। यहाँ पर क्वेश्चन, 269 में अभिषेक हुआ था, 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, हाथियों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो कलिंग आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से, खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। और हमें उस अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि जो कलिंग आक्रमण के समय वहां का राजा नंदराज था, ठीक है। क्लियर आपको। दो जानकारी मिलती है हमें, खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी, और वहां का राजा, जो कलिंग का राजा कौन था, राजा नंद था। क्लियर आपको यहाँ पर। तो आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कलिंग आक्रमण के बाद, ठीक है, जो कलिंग आक्रमण के समय बहुत सारी मृत्यु हुई थी नरसंहार देखकर, जो अशोक था काफी उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरी वजह से लोग मर गए। तो उसने क्या किया, उसने अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब कि उसने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो भक्ति भाव में आ गया, ठीक है। कलिंग आगमन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। और उसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, उसके भतीजे नीग्रोध से मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसे नीग्रोथ से मिली थी, नीग्रोथ, ठीक है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे कहाँ से मिली, तो शिक्षा उस उपगुप्त ने दी थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी, ठीक है बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उसका व्यक्तिगत धर्म था, ठीक है। वो अपने राज्य में किसी को नहीं कहता था कि अगर मैंने अपनाया है तो आप भी अपनाओ।
वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो उसका व्यक्तिगत धर्म था, ना ही उसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म को एक राज्य धर्म घोषित किया। ठीक है, उसका व्यक्तिगत धर्म था कि अगर मैं अपनाता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी प्रजा भी अपनाए। ठीक है ना, वो धर्म वगैरह में वो भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, तो उसका व्यक्तिगत धर्म था और उसने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में राज धर्म भी घोषित नहीं किया था। लेकिन उसने बौद्ध धर्म का जो भी प्रचार बहुत किया था। ठीक है, तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी जो बेटी थी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। ठीक है, श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने अपना सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि बौद्ध धर्म का अशोक ने बहुत प्रचार किया था। तो बौद्ध धर्म, तो अशोक के जो बेटे का क्या नाम था, महेंद्र, और जो उनकी पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। ठीक है, उसको श्रीलंका भेजा और श्रीलंका के जो सॉरी राजा कौन था, श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में कितना विश्वास था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दे दी। ठीक है ना, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा सुदामा, करण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी दान में दे दी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन और आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक की 5 पत्नियां थी। ठीक है, लेकिन जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, कारुवाकी का था। अशोक ने कितनी शादियां करी थी, 5। ठीक है, और कारुवाकी का प्रभाव उस पर ज्यादा था। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 पहाड़ी जो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दे दी थी, गया के लोगों को, गया के लोगों को। ठीक है, आगे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सुदामा, करण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स स्टार्ट होने वाले हैं कि अशोक एक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ठीक है, और अशोक को अभिलेखों के बारे में जो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, इराक के राजा डेरियस दारा या दाए बाहू से मिली थी। हमने इसके बारे में डिटेल में यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अशोक ने क्या था, अशोक एक पहला ऐसा राज्य था जिसने अभिलेखों को, अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से लिखा था। ठीक है, और प्रेरणा कहाँ से मिली थी अभिलेख लिखने की, इराक के राजा डेरियस दारा या दाए बाहू से मिली थी। तो आगे हम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कभी ना कभी आ ही जाता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ख्रोस्टी लिपि में लिखा गया है, अरमाइक लिपि में लिखा गया है और ग्रीक लिपि में लिखा गया है। अब ब्राह्मी लिपि कहाँ की है, भारत में मिली है। ख्रोस्टी लिपि कहाँ की है, वो पाकिस्तान में मिली है। अरमाइक लिपि कहाँ की है, वो अफगानिस्तान में मिली है। ईरान और यूनानी आक्रमण वाली वीडियो देखना, आपको अरमाइक लिपि का पता लगेगा सब कुछ। और ग्रीक लिपि कहाँ की है, ये अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में मिली है, ग्रीक आक्रमण देखना। तो ये सब कुछ आपको वहां से पता लग जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पड़ता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता कब प्राप्त हुई, तो 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई। और किसने सबसे पहले पढ़े, तो जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, और कौन से सन में, 1837 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने कुछ अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं को पसंद लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक ने अपने कुछ अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम अशोक ही
लिखा हुआ है। ठीक है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदयगलान अभिलेखों में अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है? अशोक ही लिखा हुआ है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भ्राबू अभिलेख, भ्राबू अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। उस अभिलेख में, भ्राबू अभिलेख ने, जो अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। ठीक है बच्चों, भ्राबू अभिलेख राजस्थान में है, जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। और इसी अभिलेख में उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और शंभू की भी चर्चा की गई है। ठीक है। आपको मैंने इतना पढ़ाया है, शायद आपको समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा तो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आपको पढ़ने की और समझने की भी ज़रूरत है। तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, अशोक के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम अशोक के अभिलेख के बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं अशोक के लघु अभिलेख। तो अशोक के जो लघु अभिलेख है वो 7 हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ी सी। तो फर्स्ट अभिलेख है रूमनदेही अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला था, जो अरमाइक लिपि में है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। और ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। आगे हम पढ़ते हैं कौशाम्बिक अभिलेख। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, और अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। आगे हम पढ़ते हैं टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख। तो इन दोनों अभिलेख को, जो टोपरा अभिलेख वो हरियाणा में मिला था और मेरठ अभिलेख वो यूपी में, इन दोनों को ही फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। आगे हम पढ़ते हैं रामपुरवा अभिलेख और लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख और लोरिया अरेराज का अभिलेख। यह बिहार के चंपारण में है। तो आगे हम बच्चों पढ़ते हैं, हमारा लघु अभिलेख अब खत्म हो चुका है। तो आगे हम चतुर्दश अभिलेख के बारे में, जो शिलालेख है अशोक के, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अशोक के 14 शिलालेख हैं, चतुर्दश शिलालेख हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम शिलालेख में उसने क्या कहा गया है? प्रथम शिलालेख में कहा गया है कि इसमें ईसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं किस अभिलेख में क्या चर्चा की गई है। द्वितीय शिलालेख में इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीय पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं तृतीय शिलालेख। इसमें अशोक ने त्रिअधिकार, राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की है, जो थम के प्रचार के लिए थे। आगे हम पढ़ते हैं चतुर्थ अभिलेख। इसमें युद्ध के स्थान पर बौद्ध नीति की चर्चा की गई है। आगे हम पढ़ते हैं पांचवा शिलालेख। इसमें थम महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। आगे हम पढ़ते हैं छठा शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। आगे हम करते हैं सातवां शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। आगे हम पढ़ते हैं आठवां शिलालेख। इसमें अशोक ने थम यात्रा की चर्चा करी है। आगे हम करते हैं नौवां शिलालेख। इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। आगे हम पढ़ते हैं 10वां शिलालेख। इसमें थम के महत्व की चर्चा की है। आगे हम पढ़ते हैं 11वां शिलालेख। अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। आगे हम 12वां शिलालेख अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। आगे हम पढ़ते हैं 13वां अभिलेख। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं 14वां अभिलेख। इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो उनमें नहीं लिख पाया, लेकिन इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं।
ठीक है, क्या कहा है? अशोक ने कहा है मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, जो अशोक के और अभिलेख है वो एक है सर ए कूना अभिलेख। यह जो अभिलेख है अफगानिस्तान के कंधार से मिला है और जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। ठीक है बच्चों, आगे हम कलिंग अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरे पुत्र हैं, अर्थात मेरी संतान है। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। आगे हम पढ़ते हैं कि राजुक कौन थे। राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते थे और गलत व्यक्ति को दंड भी दे सकते थे। आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर के चुनार से मिले हैं। मतलब कि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले हैं। ठीक है, तो मेन ये है। आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक की थंब यात्रा के बारे में। तो अशोक ने अपनी थंब यात्रा में क्या सिखाया है हमें। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई है उसे थंब कहते हैं। नैतिकता सिखाने के लिए अशोक का थंब स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। अशोक का थंब स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हमारे अभिलेख और थंब यात्रा खत्म होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जो इसका मुख्य आधार क्या था, कृषि था, पशुपालन था। ठीक है, और उस समय कृषि भी लोग करते थे, पशुपालन भी करते थे और कारखाने भी उस समय थे। और जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था वो तक्षशिला था। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। मौर्यकालीन के समय, राज के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, वो तक्षशिला था। ठीक है, उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या थे, कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे। ठीक है, और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तक्षशिला था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि उस समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मौर्यकालीन व्यवस्था के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्यकालीन संगठन, जो भी मौर्यकालीन जो 3 भाग, जो भी वहाँ का संगठन था, मतलब कि जिसे हम कमेटी भी बोल सकते हैं, वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट थी श्रेणी। ठीक है, इसमें शिल्पकारों का संगठन था। ठीक है, सेकंड था निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। और थर्ड था सार्थवाह, यह कारवा अर्थात काफिला का संगठन था। ठीक है, हमने मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ ली। आगे हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन सैनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक होते थे। मौर्य काल की सेना नंदों से 3 गुना थी। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। क्लियर आपको? मौर्यकालीन सैनिक व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। मौर्य काल की सेना नंदों से 3 गुना थी। और जस्टिस ने कहा है कि मौर्य की जो सेना थी डाकुओं का एक गिरोह है। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्यकालीन जब हम पढ़ते हैं, अशोक का पढ़ते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे।
राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। आगे हम पढ़ते हैं, उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ या महामात्रा, और इनकी संख्या कितनी थी? 18। आगे हम पढ़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी थी? 26। कितनी थी? 26 इनकी संख्या थी जो अध्यक्ष थे। आगे हम पढ़ते हैं कि वहां पर जितने भी विभाग थे उनको हम किस नाम से पुकारते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना। तो सीताध्यक्ष, जो सीताध्यक्ष था वो कृषि विभाग से रिलेटेड था। अकाराध्यक्ष खनन विभाग से रिलेटेड था। लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग से रिलेटेड था। राक्षिन पुलिस विभाग से। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय से मीन्स धन से था। आगे हम पढ़ते हैं कि कंटक शोध ये फौजदारी न्यायालय से था, मीन्स अपराध से रिलेटेड था। आगे हम पढ़ते हैं गुड पुश ये गुप्तचर से रिलेटेड था। संस्था ये स्थायी गुप्तचर थी। संचार मतलब कि चलायमान गुप्तचर थे। चलायमान संचार, चलायमान गुप्तचर मतलब कि संचार के जो पत्र वगैरह होते थे जो थे ना, जैसे हमारे डाकघर हो गए, उसी हिसाब से संचार चलायमान गुप्तचर। आगे हम पढ़ते हैं आंटविक जंगल का अधिकारी होता था। आगे हम पढ़ते हैं समाहर्ता टैक्स या कर, समाहर्ता टैक्स या कर। और आगे पढ़ते हैं शानिदाता कोषाध्यक्ष, शानिदाता कोषाध्यक्ष। तो आप इनको प्लीज अच्छी तरह से करना। यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। नहीं तो आप इसके एक नोटबुक ले और पेन लो, उसके ऊपर लिख लो कि ताकि आपको वीडियो भी ना देखनी पड़े। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुम्हर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पटना के कुम्हर से। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। आगे हम पढ़ते हैं अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है जो सबसे बड़ा स्तूप है। हमें पता है अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या बनाया है? सांची का स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप है। आगे हम पढ़ते हैं अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ भी बनवाया है जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा है जो अहिंसा का सूचक है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, आप इनको नोट करना। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है। यह एक यक्षिणी की मूर्ति है। कहाँ से मिला है? पटना के दीदारगंज से, जो एक यक्षिणी की मूर्ति है। यहाँ के एक एक वर्ड में आपके लिए क्वेश्चन छुपा है, वो भी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट्स बनाइएगा। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम पढ़ते हैं कि सामाजिक जीवन, वहां के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा जो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा जो संस्कृत भाषा का है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफा दी है, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्म कांड को रोक लगा दी, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई।
ठीक है। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। और यज्ञ तथा कर्म कांड पर रोक लगा दिया। यज्ञ, चलो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहती। और जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्रशासनिक ढांचा। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद कौन सा था? राजा का, ठीक है। उसके नीचे युवराज होते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्रांत का शासन प्रांतपति के पास होता था और विश मीन्स की जिला विशपति के नियंत्रण में होता था। 10 गांवों का छोटा मालिक या गोप होता था, जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामिक अर्थात मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। 10 गांवों का एक छोटा मालिक या गोप होता था, जो सबसे प्रशासन की छोटी इकाई होती थी, मीन्स की गांव होता था, और इसका मालिक कौन था? मुखिया, जो ग्रामिक हुआ करते थे। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो इस प्रकार है। हम पढ़ते हैं उत्तरापद, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, मीन्स की पाकिस्तान में है ना तक्षशिला। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी महाराष्ट्र, अवंती की उज्जैनी मध्य प्रदेश। हम प्रांत पढ़ रहे हैं उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची, जो मध्य प्रदेश में जो प्रांत है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग प्रांत है, उसकी राजधानी तोशली थी, ठीक है। प्रांत उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, कलिंग, उनकी राजधानी तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और तोशली, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक की मृत्यु कब हुई। तो अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व, मतलब कि 232 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। आगे हम पढ़ते हैं कि अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो अशोक के बाद गद्दी पर उसका पुत्र कुणाल बैठा, ठीक है। और अशोक के बाद बहुत सारे अधिकारी आए, लेकिन कोई भी योग्य नहीं निकला। और उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ, जो एक कमजोर और वह अयोग्य शासक था, ठीक है। और इसके शासन में कलिंग नरेश खारवल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। इसके शासन में कलिंग नरेश खारवल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर दिया वृहद्रथ के शासन में। आगे हम पढ़ते हैं कि वृहद्रथ का जो सेनापति था, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था? पुष्यपति शुंग। कौन था? पुष्यपति शुंग, जिसमें सेना के निरीक्षण के दौरान वृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पर हमारा अशोक खत्म हो गया। मगध का ये जो हम मौर्य वंश कर रहे हैं, हमारा यह खत्म हो गया और आगे हम शुंग वंश पढ़ने वाले हैं। तो एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं कि जब अशोक शासन कर रहा था, तो जो श्रीलंका के राजा थे वो अशोक के उपदेशों की पालना करते थे, लेकिन जो श्रीलंका था अशोक के अधीन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं कि जो मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत कब होती थी? जुलाई के महीने से होती थी। मौर्य कालीन जब चल रहा था, तो उसमें वर्ष की शुरुआत जुलाई के महीने से होती थी, ठीक है। अगर देखो भाई, मैं कभी इंसान हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो इधर उधर वर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आप समझ सकें। तो अगर कोई भी गलती होती है तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ आपसे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इधर उधर कुछ भी ना हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आगे हम पढ़ लेते हैं मौर्य वंश के कुछ भी पतन के कारण। 1-2 पॉइंट हैं, अगर कई बार आ जाता है कि मौर्य वंश के पतन के कारण बताइए, जो भी कई बार हम जो मेन की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कई बार आ जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्य वंश के पतन के कारण तो अशोक का युद्ध नीति को त्याग देना, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव होना, ठीक है। अशोक ने बौद्ध भिक्षु को इतना दान किया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना, साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो ये 4-5 पॉइंट है। युद्ध नीति का त्याग कर दिया उसने, और झुकाव हो गया बौद्ध धर्म के ऊपर, और बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर ही धन करने लग गया। उसके उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे, और भी जो भी सेनापति जो सेना में थे वो भी भ्रष्टाचार में आ गए, तो जिसके कारण
मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है, हमने अशोक खत्म कर लिया, यहाँ पर हमारा मौर्य वंश खत्म हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, हारना नहीं है। प्लीज़ मेहनत करिए। हैव ए नाइस डे। बाय। थैंक यू।